पर असल में जो डॉलर था यानी कि वीर, वो चुपचाप अपने कमरे में पड़ा हुआ था। ग्रैंड मास्टर ने तो डॉलर के सिर पर बड़ा भारी इनाम भी रख दिया था। यही नहीं, उसने डॉलर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाले के लिए अच्छा खासा इनाम रखा था। इनाम की रकम इतनी ज्यादा थी कि एक पल के लिए वीर का ही मन हुआ कि वो खुद को सरेंडर कर दे। पर फिलहाल इन सब चीजों को इग्नोर करके वीर अपने आगे की तैयारी पर फोकस कर रहा था। झाड़ियों के बीच में छुपे वीर को पावर स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखे। आपने प्राइमरी हरी बिल्ली की एनर्जी हासिल कर ली है। आपको एक प्राइमरी जीन पॉइंट हासिल होता है। वीर पावर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर मुस्कुराने लगा। अब तक उसके पास 91 आम जीन पॉइंट्स, 26 प्राइमरी जीन पॉइंट्स, 0 म्यूटेंट जीन पॉइंट्स और 8 सेक्रेड जीन पॉइंट्स जमा हो चुके थे। उधर तांबे के दांत वाला गैंडा अभी भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। इसलिए फिलहाल के लिए वीर कुछ प्राइमरी एलियंस को मारकर प्राइमरी जीन पॉइंट्स हासिल करने में लगा हुआ था। जिस तरह से पूरा देवाश्रम डॉलर को ढूंढने में लगा हुआ था, ऐसे में वीर देव आश्रम के आसपास के एलियंस का शिकार नहीं कर सकता था। उसे डर था कि कहीं उसके सुनहरे कवच की वजह से ग्रैंड मास्टर को उसके बारे में पता न चल जाए। इसलिए वीर इस समय प्राइमरी एलियंस की तलाश में पहाड़ों की गहराई में आया था। किस्मत की बात थी कि टाइटन ग्रह इतना बड़ा था कि वहां पर अभी भी ऐसी कई जगहें थीं जहां इंसानों ने अभी तक कदम नहीं रखे थे। इसलिए वीर के लिए डॉलर बनकर ग्रैंड मास्टर की नजरों से बचना आसान हो गया था। कम से कम ग्रैंड मास्टर और पूरा देवाश्रम डॉलर को यहां तो नहीं ढूंढेगा। इस सेटिस्फैक्शन के साथ वीर इस समय घनी झाड़ियों के बीच में बैठा हुआ अपने सामने बने गहरे तालाब को देख रहा था। तभी कुछ दूरी से उसे एक आदमी की आवाज आई और वो तुरंत ही सतर्क हो गया। कहीं ग्रैंड मास्टर या देवाश्रम के किसी इंसान ने उसे ढूंढ तो नहीं लिया। वीर के दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था। हालांकि कुछ सेकंड्स में उसे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया, जब उसे फटे पुराने कपड़े पहना हुआ एक आदमी तालाब की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। वो देखने में बहुत थका हुआ लग रहा था और उसका पूरा शरीर हर तरफ से कट्स और घाव से भरा हुआ था। वीर ने झाड़ियों से बाहर आकर दूर से ही चिल्लाते हुए उसे सावधान किया। दोस्त, वहां तालाब के अंदर लोहे के दांत वाले मगरमच्छ हैं, थोड़ा संभल कर। उस आदमी को वार्निंग देने के पीछे वीर का कोई गलत इरादा नहीं था। वो आदमी वाकई में बहुत थका हुआ और जख्मी लग रहा था। ऐसे में अगर वो ये जाने बिना कि वो उस तालाब से पानी पी लेता तो शायद वो उस मगरमच्छ का शिकार बन जाता। इसीलिए वीर ने उस आदमी को पहले से ही इस बारे में वार्निंग देना जरूरी समझा। पर इसके साथ साथ वीर का खुद का भी एक सेल्फिश मोटिव भी था। वीर इतनी देर से झाड़ियों में बैठा लोहे के दांत वाले मगरमच्छों का इंतजार कर रहा था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि इस जख्मी आदमी की वजह से तालाब के मगरमच्छ सतर्क हो जाएं। फिर तो उसका यहां आना और इतनी देर तक इंतजार करना दोनों ही बेकार हो जाता। इसलिए उसने समय रहते उस जख्मी आदमी को वार्निंग देना सही समझा। ये कौन सी जगह है और ग्लोरी आश्रम का रास्ता किस तरफ से है? उस जख्मी आदमी ने वीर को देखते हुए कहीं का पता पूछा। कहीं ना कहीं इस वीरान जगह पर किसी इंसान के मिलने से उसे खुशी भी महसूस हो रही थी। उस आदमी की बात सुनकर वीर कंफ्यूज हो गया। ग्लोरी आश्रम? यह जगह तो देव आश्रम के नॉर्थ साइड पर मौजूद पहाड़ी इलाका है। यह जगह देव आश्रम के नॉर्थ साइड पर मौजूद पहाड़ी इलाका है और जिस जगह की तुम बात कर रहे हो अब उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बल्कि मैं तो यह नाम भी पहली बार ही सुन रहा हूं। डॉक्टर खुराना ने तो केवल मुझे
देव आश्रम के बारे में ही बताया था, तो फिर ये ग्लोरी आश्रम कहां से आया? क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सीक्रेटली लोगों को यहां टाइटन ग्रह पर भेज रही है? और क्या डॉक्टर खुराना इस बात को जानते हैं? जितना वो जख्मी आदमी कंफ्यूज था, उससे कहीं ज्यादा इस समय वीर कंफ्यूज था। वीर ने पिछले 4-5 महीनों में पहली बार देव आश्रम के अलावा किसी और बेस का नाम सुना था। मैं चलते चलते इतना दूर आ गया कि किसी दूसरे बेस की टेरिटरी में पहुंच गया। वो जख्मी आदमी कंफ्यूज होकर खुद में बड़बड़ाने लगा था। कुछ देर बाद उस जख्मी आदमी ने वीर से कहा, मुझे अपने बेस में ले चलो। पर जिस टोन में वो वीर से बात कर रहा था, वो टोन वीर को अच्छी नहीं लगी। उस आदमी की टोन में ऐसा लग रहा था जैसे वो वीर से रिक्वेस्ट नहीं बल्कि उसे ऑर्डर दे रहा हो। अब सुनो, तुम यहां से साउथ की तरफ जाओ। अगर तुम थोड़ा तेज चले तो शाम होने से पहले देव आश्रम पहुंच जाओगे। मुझे अभी शिकार करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। उस जख्मी आदमी की टोन सुनकर वीर ने भी उसे उतने ही एटीट्यूड से जवाब दिया और वापस से झाड़ियों की तरफ जाने लगा। अचानक से ही वो जख्मी आदमी वीर पर पीछे से अटैक करता है और उसके अटैक की वजह से वीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। वीर तुरंत ही अपने माथे की चोट पर हाथ रखकर उस पर पट्टी बांधने लगता है और उस जख्मी आदमी को घूर कर देखता है जिसने उसे धक्का दिया था और वहां पड़े पत्थर से उसके माथे पर चोट लग गई थी। वीर चिल्लाया, अरे पागल हो गया है क्या? हा? क्या कर रहे हो तुम? अंश गुजराल को ना सुनने की आदत नहीं है। अब चुपचाप मुझे अपने बेस लेकर चलो। वो जख्मी आदमी जिसका नाम अंश था, वीर को धमकाते हुए बोला। तू तो गया बेटा। वीर ने तुरंत ही अपने आधे चंद्रमा के शेप वाले भाले से अंश पर अटैक कर दिया। अंश की सेल्फिशनेस देखकर वीर को गुस्सा आ गया था। अगर समय पर वीर अंश को तालाब में रहने वाले मगरमच्छों के बारे में वार्निंग नहीं देता, तो अब तक अंश उन सब का लंच और डिनर दोनों बन चुका होता। और इस बात का एहसान मानने के बजाय अंश उल्टा वीर पर अटैक कर रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वीर ने उसके साथ देव आश्रम जाने से मना कर दिया। वीर के लिए इतनी वजह काफी थी अंश पर काउंटर अटैक करने के लिए। स्कूल में पढ़ाई गई बेकार की बेसिक स्किल्स, इस तरह से भाला तो कोई बच्चा भी चला लेगा। भले ही यहां आते आते मेरी सारी डेविल सोल बर्बाद हो गई हो, पर तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए मुझे उनकी जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। वीर के अटैक से अंश ने आसानी से अपने आप को बचा लिया, पर वीर के लिए इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि अंश ने सिर्फ अपनी हथेली के इस्तेमाल से ही वीर के भाले के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसका हाथ है या आरी? कितनी आसानी से इसने मेरे भाले के 2 टुकड़े कर दिए, पर कैसे? कहीं ये... हैरानी से वीर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि अंश ने कौन सा अटैक स्टाइल अपनाया है। हाइपर जी-नॉट। अपने हाथ में आधा भाला लिए वीर भी हैरान था। हाइपर जी-नॉट मार्शल आर्ट्स का सबसे एडवांस्ड वर्जन था, जिसे स्पेशली टाइटन ग्रह के लिए ही डिजाइन किया गया था। हाइपर जी-नॉट्स की जड़ें प्राचीन मार्शल आर्ट्स से जुड़ी हुई थीं, जिसके रहस्यमयी मूव्स को समझ पाना साइंस के भी बस की बात नहीं थी। लेकिन इस तरह आर्ट सीखना आसान नहीं होता। इसे सीखने वाले को फिजिकली स्ट्रांग होने की जरूरत होती है, पर इसके फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ इस तरह के मार्शल आर्ट्स को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जीन पॉइंट्स का भी उतना ही बड़ा हाथ होता है। जीन पॉइंट्स जितने ज्यादा होंगे, मूवमेंट उतनी ही शार्प होगी। अंश गुजराल के मूवमेंट्स शायद इतने ज्यादा शार्प इसीलिए हैं
क्योंकि शायद उसके पास जीन पॉइंट्स ज्यादा हैं। तभी तो इतना जख्मी होने के बावजूद उसने वीर के भाले के 2 टुकड़े कर दिए। जैसा तुम्हारा आईक्यू है, उसको देखकर लगता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ समझ जाओगे, पर तुमने तो काफी इंप्रेस कर दिया मुझे। आखिरी मौका दे रहा हूं, या तो मुझे बेस ले चलो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद अंश एक बार फिर से अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को एक पैटर्न में घुमाता हुआ अपनी हाइपर जीनार्ड की पोजीशन पर आ गया। उसका इरादा एकदम साफ था। अगर वीर ने उसकी बात नहीं मानी तो वो वीर के टुकड़े टुकड़े करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वीर के अटैक से उसकी नाक पर बहुत गहरी चोट लगी और वो कुछ कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। पर अंश के लिए सरप्राइजेज यही खत्म नहीं हुए थे। अंश की गिरफ्त से आजाद होते ही वीर तुरंत ही सबसे खतरनाक सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल को बुलाता है। अंश की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं जब वो वीर को एक अजीब से एलियन के रूप में बदलते हुए देखता है। इससे पहले कि अंश कुछ और समझ पाता, वीर पूरी तरह से अपना रूप बदल चुका था। ये कौन सी डेविल सोल है? ये तेरा सिर ये तेरा सिर बैल का, नीचे घोड़े का, बीच का हिस्सा इंसान का, कैसे? अंश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं वो अब भीतर ही भीतर घबरा भी गया था, पर फिर भी वो अभी इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता था। इसलिए जब उसने वीर को अपनी तरफ आते देखा तो वो तुरंत ही सतर्क हो गया और अपने हाथों को हवा में घुमाते हुए वीर पर अटैक करना शुरू कर दिया। पर इस बार उसका अटैक फेल हो गया, क्योंकि इस बार वीर पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। अंश के हर अटैक को इग्नोर करते हुए वीर ने उसका गला पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। अंश ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वीर की मजबूत पकड़ के आगे उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। यहां तक कि उसने खुद को छुड़ाने के लिए वीर को लात भी मारने की कोशिश की, पर वीर अपने बैल वाले सिर से लगातार अंश गुजराल पर वार करता ही चला गया। अब कौन फटीचर है? हाँ? बोल कौन फटीचर है अब? अरे बोल ना। उस वीरान जंगल में बस वीर की ही आवाज गूंज रही थी। अंश तो पहले से ही काफी जख्मी था और अब वीर के इस लगातार वार की वजह से उसकी अकड़ और बची खुची एनर्जी भी खत्म हो गई। वो बहुत देर तक वीर के इन अटैक्स को सह नहीं पाया और जब तक वीर का गुस्सा शांत हुआ तब तक वो मौत की नींद सो चुका था। अंश गुजराल की बॉडी में हरकत होनी बंद हो गई थी, तो वीर की नजर उसके चेहरे पर जाकर पड़ी। जिस चेहरे पर अभी कुछ देर पहले घमंड दिख रहा था, वो अब बस मीट का एक टुकड़ा बन के रह गया था। खुद वीर को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो किसी का ऐसा हाल भी कर सकता है, पर फिर उसके पास सेक्रेड ब्लड सुनहरा कवच और सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल दोनों ही हैं। फिर ऐसे में तो हाइपर जीन आर्ट्स में माहिर होने वाला आदमी भी ऐसे बेरहम वार से बच नहीं सकता था। गुजराल नाम का यह हमलावर पूरी तरह से मर चुका है। तब वीर ने उसकी लाश को मिट्टी के किसी ढेर की तरह जमीन पर फेंक दिया। अंश की लाश को जमीन पर फेंकने के बाद वीर ने अपने शरीर से दोनों डेविल सोल को अलग कर दिया और चैन की गहरी सांस ली। दर्द की वजह से उसका पूरा शरीर टूट रहा था। कहीं कहीं पर तो उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसे इस बात पर शक होने लग गया था कि कहीं उसकी कोई हड्डी टूट तो नहीं गई। अपनी ऐसी हालत देखकर वीर ये सोचते हुए भी डर रहा था कि अगर वो समय रहते अंश का काम तमाम नहीं करता तो क्या हो सकता था। अपने सुनहरे कवच और रूप बदलने की शक्ति के होते हुए भी वो इतना जख्मी हो गया था, तो उनके बिना उसका क्या हाल होता, इस बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता था। अंश गुजराल की हाइपर जीन आर्ट्स वाकई में कमाल की थी।
और अगर कहीं अंश के पास भी वही डेविल सोल होती जो वीर के पास थी, फिर तो वीर के लिए अंश का मुकाबला करना नामुमकिन था। पर वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। शायद ये वीर की अच्छी किस्मत ही थी कि आज वो अंश गुजराल के हाथों मरते मरते बचा था। वीर गहरी सांस लेते हुए अंश की लाश की तरफ देखता है और फिर कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद वीर ने उस लाश की तलाशी लेना शुरू कर दिया। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसे अंश की लाश में बस एक वॉलेट मिलता है जिसमें एक मेमोरी चिप के अलावा कुछ और नहीं था। उस मेमोरी चिप को देखकर वीर काफी कंफ्यूज था। भला टाइटन ग्रह पर मेमोरी चिप का क्या काम? उसे याद है कि डॉक्टर खुराना ने उसे बताया था कि टाइटन ग्रह पर डेवलपमेंट अभी भी अपनी फर्स्ट स्टेज पर है। इसका मतलब यहां पर सारी चीजें प्राचीन जमाने की हैं। फिर ऐसे में ये मेमोरी चिप यहां क्या कर रही है? और एक मिनट, अंश ने कहा था कि वो किसी ग्लोरी आश्रम से है, पर वीर ने तो ऐसे किसी बेस के बारे में नहीं सुना था। न ही अंश को देखकर लग रहा था कि वो पृथ्वी ग्रह का नहीं है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद मैं जब अर्थ पर वापस जाऊं तब डॉक्टर खुराना मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगे। तब तक मैं इस मेमोरी चिप को संभाल कर रखता हूं। यही सोचकर वीर ने मेमोरी कार्ड को सावधानी से अपने बैग में रख लिया और फिर अंश गुजराल के शरीर को तेजी से लात मारता हुआ उसके वॉलेट के साथ तालाब में अंदर फेंक देता है। कुछ ही सेकंड्स में तालाब की सतह पर ढेर सारे लोहे के दांतों वाले मगरमच्छ आ गए और वीर के देखते ही देखते सब अंश की लाश पर टूट पड़ते हैं। इस वीराने में वैसे भी उन बेचारों को लंच डिनर की बहुत दिक्कत होती होगी और आज तो उन्हें इतनी शानदार पार्टी मिल गई। कुछ मिनटों बाद वहां अंश की लाश तो क्या, उसकी हड्डियां तक नहीं बची थी और यह देखकर वीर ने राहत की सांस ली थी। फाइनली अंश का काम पूरी तरह से तमाम हो चुका था और न सिर्फ काम तमाम हुआ था बल्कि उसके वहां आने या होने का कोई सबूत तक नहीं था। शूरवीर में अब आगे सुनिए 4 करोड़। वीर रहेजा ने लात की ठोकरों से अंश गुजराल की लाश को तालाब में मगरमच्छों के बीच धकेल दिया था और फिर बोला, इसे मेरी तरफ से ट्रीट समझो मेरे प्यारे लोहे के दांत वाले मगरमच्छों, और चिंता मत करना, हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। अब बस यूं समझ लो कि आज मेरी और तुम्हारी, हम दोनों की किस्मत बहुत अच्छी थी, पर अगली बार भी तुम्हारी किस्मत इतनी ही अच्छी हो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। चलो तब तक के लिए बाय बाय, ऐश करो। तालाब की सतह पर घूमते मगरमच्छों को देखकर वीर ने हंसते हुए सोचा और फिर मुस्कुराता हुआ देव आश्रम की तरफ चला गया। वैसे भी इस समय वो इस हालत में नहीं था कि उन मगरमच्छों का मुकाबला कर सके, तो देव आश्रम वापस जाना ही सही था। पर सुकून तो उसे देव आश्रम में भी नहीं था। ग्रैंड मास्टर की तलाश अभी भी जारी थी, यहां तक कि उसने इनाम की रकम तक बढ़ा दी थी। फिर भी अभी तक कोई डॉलर तक नहीं पहुंच पाया था। पहुंचता भी कैसे? कोई भी डॉलर को देव आश्रम के सनकी से जो कनेक्ट कर नहीं पा रहा था, खैर उनकी गलती भी नहीं थी। सनकी और डॉलर की खूबियों में जमीन आसमान का अंतर जो था। जिस तरह से वीर ने देव आश्रम में अपना लो प्रोफाइल स्टेटस बना रखा था, उससे कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता था कि वीर उर्फ सनकी ही डॉलर है। भला बेवकूफ सा दिखने वाला लड़का इतना ताकतवर डॉलर कैसे हो सकता है? उस पर से देव आश्रम में कोई उससे बात भी नहीं करता था, और करता होता तो शायद किसी को शक भी होता, पर उनकी नजर में तो वीर की कोई औकात ही नहीं है। पर जो भी है, खैर वीर के लिए तो यह बहुत ही एडवांटेज वाली बात थी। अच्छा ही है कोई उसे डॉलर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, नहीं तो वो अपने मकसद में कामयाब कैसे होता। रास्ते में सबके मुंह से अपनी मतलब डॉलर की तारीफ सुनते हुए वीर अपने कमरे में आया और कमरे में कैद तांबे के दांत वाले गैंडे पर एक नजर डाली। अब तक उस गैंडे के शरीर का काफी हिस्सा ब्राउन कलर का हो चुका था, पर फिर भी उसके शरीर का रंग एक म्यूटेंट तांबे के दांत वाले गैंडे जैसा नहीं हुआ था।
शायद अभी उसे और डेवलप होने में थोड़ा समय और लगेगा। ये सोचकर वीर ने गहरी सांस ली और देव आश्रम के बाजार में जड़ी बूटी लेने के लिए निकल गया। क्यों रे सनकी, किस एलियन ने तेरा ये हाल कर दिया है? कितनी बार बोला है कि अपने लेवल के एलियंस का शिकार किया कर। तो क्या अपने आप को डॉलर समझता है, हैं? जो अपने लेवल के ऊपर के एलियंस का शिकार करने चला गया था। इस तरह के ताने वीर के लिए नए नहीं थे। ये दुकानदार हो या देवाश्रम का कोई भी और इंसान, सबकी नजरों में वीर की बस यही वैल्यू थी। कोई भी वीर का मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था, पर वीर को इन सब बातों की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए अभी भी उसने उस दुकानदार की बात का कोई भी जवाब दिए बगैर उससे चुपचाप पैसे दिए और अपनी जड़ी बूटियों का थैला लेकर सीधे अपने कमरे की तरफ वापस चला गया। वैसे भी इस समय वो जिस दर्द में था उसमें वो किसी से कोई बहस नहीं करना चाहता था। वो तो अच्छा हुआ कि उसके पास जय के दिए हुए 10 लाख रुपए थे, वरना शायद वो ये जड़ी बूटियां भी अफोर्ड नहीं कर पाता। हालांकि पीछे से उसे उस दुकानदार और वहां मौजूद लोगों के हंसने की आवाज आई तो वो समझ गया कि एक बार फिर वो सब लोग उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। पर क्या फर्क पड़ता है, कम से कम डॉलर की तो तारीफ हो रही है ना। अब जब उन बेचारों को नहीं पता कि डॉलर और सनकी एक ही हैं, तो उसमें उनकी क्या गलती है? बोलने तो जिसको जो बोलता है। वैसे भी किसी एक्टर ने कहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना बाबू मोशाय। बस कुछ दिनों की बात और है, फिर तो इन लोगों को पता चल ही जाएगा कि ये लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे थे। बस मुझे तो इंतजार है उस दिन का जब डॉलर की सच्चाई जानकर इन सबके चेहरे पर 12 बज जाएंगे। तब तक हो लेने दो खुशी ने भी, क्या जाता है। वीर ने पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए उस दुकानदार और बाकी लोगों को देखा और सीधा अपने कमरे की तरफ निकल गया। उस दिन के बाद से अंश गुजराल से मिली चोटों से रिकवर होने में वीर को 10 दिन लग गए थे। इन 10 दिनों में वीर ने उस तांबे के दांत वाले गैंडे पर कड़ी नजर रखी थी। अब तक तांबे के दांत वाला वो गैंडा पूरी तरह से एक म्यूटेंट एलियन बन चुका था, लेकिन उसका साइज अभी भी एक आम एलियन के जैसा ही था। वीर ने अब तक टाइटन ग्रह पर जिन म्यूटेंट तांबे के दांत वाले गैंडों एलियंस को देखा था, वो सब साइज में इस गैंडे के 2 गुने थे। इसके अलावा जिस गैंडे को वीर ने काले क्रिस्टल की मदद से डेवलप किया है, एक असली म्यूटेंट गैंडे के मुकाबले वो ताकत में भी काफी कम है। इनफैक्ट एक असली म्यूटेंट तांबे के दांत वाले गैंडे से तो इस गैंडे का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद वीर अपना खंजर निकालकर उस तांबे के दांत वाले गैंडे की गर्दन पर वार कर देता है। हैरानी की बात यह थी कि वीर के इतने तेज वार के बावजूद उस गैंडे के शरीर पर एक खरोच तक नहीं आई थी। उल्टा वीर का खंजर जरूर टेढ़ा हो गया था। तो ये म्यूटेंट एलियन तो बन चुका है, पर देखने में अभी भी एक आम एलियन जैसा ही है। वीर तुरंत ही खुद को सेक्रेड ब्लड एलियन के रूप में बदलकर और ज्यादा फोर्स से उस तांबे के दांत वाले गैंडे की गर्दन पर अटैक करता है। उसकी आंखों के सामने पावर स्क्रीन पॉपअप होती है, जिसमें रोबोटिक साउंड के साथ उसके लिए संदेश था। म्यूटेंट तांबे के दांत वाला एलियन मारा गया। आपको कोई डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 म्यूटेंट जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। डेवलप किए गए उस तांबे के दांत वाले गैंडे के मरते ही वीर की पावर स्क्रीन पर यह शब्द नजर आने लगे थे। पावर स्क्रीन पर यह शब्द पढ़कर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भले ही यह दिखने में बाकी म्यूटेंट तांबे के दांत वाले एलियन से अलग था, पर जब तक इसकी गिनती म्यूटेंट एलियन में आती है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस एक ही प्रॉब्लम है, इस म्यूटेंट तांबे के दांत वाले गैंडे की एनर्जी को सेल कैसे करूंगा। अगर पैसों की जरूरत नहीं होती तो इसे बेचने के बजाय मैं खुद म्यूटेंट पॉइंट हासिल कर लेता, पर अब उस पर से ये पूरा देव आश्रम मुझे मतलब डॉलर को ढूंढ रहा है। अगर डॉलर बनकर इसे बेचने जाऊंगा तो ग्रैंड मास्टर और बाकी सब के हाथों पकड़ा जाऊंगा, पर अगर सनकी बनकर बेचने जाऊंगा तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं अब मैं? ओहो, फंस गया। वीर गहरी सांस लेते हुए सोचने लगा
और अचानक से उसे कुछ याद आया। अब तो बस एक ही इंसान मेरी मदद कर सकता है। कुछ देर तक सोचने के बाद वो फाइनली एक डिसीजन ले ही लेता है और तुरंत ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसे पता है कि उसे किससे बात करनी है। इन दिनों जय का हाल बहुत ही बुरा था। अवनी ने उसे डॉलर को ढूंढने के लिए बोला था, पर जब वो डॉलर के बारे में कुछ जानता ही नहीं था तो वो उसे ढूंढता कैसे। इन 10 दिनों में वो हर उस जगह गया जहां डॉलर उसे मिल सकता था, पर अफसोस डॉलर उसे कहीं नहीं मिला। पर अवनी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। उसे हर हाल में डॉलर से वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल और गियर चाहिए थी। इसीलिए उसने जय को और ध्यान से ढूंढने का ऑर्डर दिया और तब से जय जगह जगह जाकर वीर मतलब डॉलर को ढूंढ रहा है। पर डॉलर तो ऐसे गायब हुआ है जैसे कि वो कभी टाइटन ग्रह पर मौजूद ही नहीं था। अगर देव आश्रम के बाकी लोगों ने उस दिन अपनी आंखों से डॉलर को नहीं देखा होता तो शायद अब तक जय को यह लगने लगता कि उसकी आंखों को कोई धोखा हुआ है और डॉलर जैसा कोई इंसान है ही नहीं। उस दिन सुबह सुबह भी वो डॉलर की तलाश में निकल रहा था कि तभी अचानक से उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वो मुंह के बल गिर गया। कौन गधा है ये? मेरे कमरे के सामने इतना बड़ा पत्थर रख के कौन चला गया है? कसम से अगर मिल गया ना तो मार मार के भरता बना दूंगा। जय का मूड आजकल वैसे ही बहुत खराब रहता था। उस पर से सुबह सुबह इस तरह से मुंह के बल गिरने से और ज्यादा गुस्सा आ गया था उसे। पर अफसोस अपना गुस्सा उतारने के लिए उसे वहां कोई नजर भी नहीं आ रहा था। एक गहरी सांस लेने के बाद जय खुद ही उस पत्थर को हटाने के लिए आगे बढ़ता है कि अचानक पत्थर के नीचे उसे कुछ नजर आता है। करीब से देखने पर उसे एक बंडल के साथ साथ एक नोट नजर आता है जिस पर लिखा था 1 करोड़ की कीमत का सामान डिलीवर कर दिया है। अगर और चाहिए तो पैसे लेकर कल टिड्डों के इलाके में आ जाना, सिर्फ कैश। उस नोट में भेजने वाले का नाम तो नहीं लिखा था, पर नोट के लेफ्ट साइड पर कोने में एक कॉइन की ड्राइंग बनी हुई थी। डॉलर। जय को यह समझते देर नहीं लगी कि यह नोट किसकी तरफ से आया है।